नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हमारे चार तरीके के होते हैं: रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को समझने के लिए इसे हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इवेल्युएशन प्रोसीजर, क्या क्या हमें इवेल्युएट करना है, एनालिसिस, कैसे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे एनालिसिस करने के लिए, और इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का, इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेज है। एक तो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और दूसरी टू स्टेज अप्रोच। तो हम रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच का ही एक एक्सटेंशन है जिसको नाम दिया है दी एक्सटेंडेड इंडिकेटर, दी एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। तो ये रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट बेसिकली है क्या, इसमें टू टर्म्स हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिव और दूसरा है फॉर्मेटिव। तो जो पहला वाला जो टर्म होगा, चाहे वो रिफ्लेक्टिव हो या फॉर्मेटिव, जैसे यहाँ रिफ्लेक्टिव है तो रिफ्लेक्टिव यूज जो करेंगे हम, पहला वाला टर्म लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए करेंगे और दूसरा वाला जो टर्म यूज करेंगे वो हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला वाला जो टर्म है वो है रिफ्लेक्टिव, मतलब लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हमारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं, और एरो हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट से रेक्टेंगल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अब फॉर्मेटिव का मतलब है कि ये जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को, तीनों के तीनों जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो इसमें जो है एक इवेल्युएट क्या करना है वो हम देखेंगे। इवेल्युएशन के लिए जैसे मैंने बताया कि टू अप्रोचेज है, या तो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच से हम कर सकते हैं या दूसरा टू स्टेज अप्रोच से। तो आज जो है हम एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच यूज करेंगे। वैसे टू स्टेज अप्रोप्रिएट ज्यादा है, इजी भी है और इसके रिजल्ट भी बेहतर है। लेकिन इसको समझने के लिए कि एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो है एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में ये मेरा बेसिक मॉडल है जिसमें रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो जब एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच का डायग्राम जब बनाएंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे कि ये तो हमारे हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स और ये है हमारा एंटीसीडेंट्स। तो थ्योरी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से उसके सब डायमेंशंस हैं या कौन से ऐसे सब डायमेंशंस हैं जो इसको फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को, और कौन से उसमें एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो सभी के सभी हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ये थ्योरी डिसाइड करेगी कि कौन सा हमारा जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है और कौन सा एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स है। अब मान लीजिए ये तीनों के तीनों अगर मैं प्रोडक्ट इंडिकेटर अप्रोच यूज करता, तो उसमें क्या होता है कि LOC 1, LOC 2, LOC 3 तीनों लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इसको फॉर्म करते और ये तीनों के तीनों उसको 100% वेरिएंस कर देते। तो जब 100% वेरिएंस ये तीनों जो सब डायमेंशंस हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स ही कर देंगे, तो एंटीसीडेंट्स जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनके पास कुछ भी वेरी करने के लिए इसमें नहीं बचा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो हमारे एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं इसकी एरो जो है हम थ्रू लोअर ऑर्डर जो है हम इसको यहाँ पर इसको देखते हैं। तो ये टोटल इफेक्ट इसका हम चेक करेंगे जो हमारे एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट है। ये डायरेक्ट इफेक्ट प्लस दिस इंटू दिस, ये आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसको समझने के लिए जो हमारे पास रिसर्च पेपर है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं वो फुल्ली एक्सप्लेन्ड कर देते हैं R² को, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। तो इसके लिए जो एंटीसीडेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास कोई वो ही नहीं बचता है।
वेरिएंस। तो इस ये जो है, इसलिए हम इसका टोटल इफेक्ट देखते हैं। अब ये जो इसमें हमें करना क्या है, एक्सटेंडेड में तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, लेकिन इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो रिसर्च पेपर हम देख रहे हैं, इस रिसर्च पेपर में ये जो टाइटल है, हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन पीएलएस, इसी रिसर्च पेपर के बेस पर हमने अपना लेक्चर बनाया है। और ये जो एक्सटेंडेड अप्रोच है, ये वाले हम इसमें रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच के बाद यहां पर हम देख रहे हैं, ये आ गया आपका ये रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव। यहां देखिए, द एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम इस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा आइडिया हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, और इसमें एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच हम यूज करेंगे। अब इसमें एवेलुएट क्या क्या करना है, तो ये भी हम देख लेते हैं। एवेलुएट करने के लिए जैसे हमने देखा कि जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट होता है, उस वो डिसाइड करेगा कि मोड ए होगा या मोड बी। तो हमारा जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो फॉर्मेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे मोड बी सेलेक्ट करेंगे जब पीएलएस एसईएम को हम अप्लाई करेंगे स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर को। अब इसमें तीन चीजें हमें निकालनी है, एक तो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की रिलायबिलिटी वैलिडिटी, फिर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी, क्योंकि ये तीनों या जो भी जितने भी हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं मॉडल में लोअर ऑर्डर के, वो फॉर्म कर रहे हैं। फिर स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप, तो तीन चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो पहला जो है इसमें है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए हम जो चारों चीजें हैं, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकाल लेंगे, और चेक कर लेंगे कि जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो हमारा वैलिड है, रिलायबल है या नहीं। दूसरा जो है इसमें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में हमने इसे जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं हमारे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को। फिर ये कोलिनियरिटी का इशू देखेंगे, इन लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में कोलिनियरिटी तो नहीं है। और इसके बाद सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट, ई आउटर वेट। तो जब हायर ऑर्डर को करेंगे हम कंसिडर, तो ये इनको जो एलओसी है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, इन्हें हम आइटम की तरह ट्रीट करेंगे दोनों को। ठीक है ना, आइटम की तरह। तो इसके बाद जो है, जब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी भी चेक कर लेंगे, तो थर्ड स्टेज में हमें क्या निकालना है, स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप निकालनी है, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसमें चार चीजें होंगी, पहले कोलिनियरिटी, फिर सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस, जो पाथ कोफिशिएंट है एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है उनके बीच में, और एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर और प्रिडिक्टिव पावर, चार चीजें ही बस हम निकालते हैं। तो ये हमारा मॉडल है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल। ये हमने जो बुक है हेयर का, और टाइटल है ए प्रीमियर ऑन पार्शियलिस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, उससे हमने ये मॉडल लिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले इसको एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, मतलब एक हमें कंस्ट्रक्ट ऐड करना है, और रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में क्या करेंगे, ये जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के जो आइटम्स हैं उनको हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीटेड इंडिकेटर्स। और इसके साथ साथ जो है, जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी रिलेशनशिप हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में भी और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में भी बना देंगे, और उसके बाद फिर मॉडल को हम अपना रन करेंगे। तो तो यहाँ पर इसमें दिया है कि एक्सटेंडेड जो रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच है, इसमें जो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स के लिए कोई वेरिएंस लेफ्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम जो है ये देखेंगे कि इनका जो रिलेशनशिप है वो जीरो होना चाहिए। तो वो हम इसमें रिलेशनशिप निकालेंगे पहले।
और एनालिसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव में तीन चीजें, पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू, बूटस्ट्रैपिंग और प्रिडिक्टिविटी के लिए, क्यू स्क्वायर के लिए हम पीएलएस प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन स्टेप हमें इसमें फॉलो करना है। इसके बाद जो है, जैसे इंटरप्रिटेशन करना है हमें लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का, जिसमें कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी दो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं, उनका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करना है। तो ये हम जो है इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करेंगे। तो ये हमारा एक मॉडल है। अब इसको जो देखिए हम रन करेंगे। रन करने के लिए मैं अपना जो ये जो मॉडल है ये मुझे बनाना है। ये मेरा ओरिजिनल मॉडल है, पीएलएस कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, जिसमें चार तो मेरे पास एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स, और दो मेरे पास लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, दो ही लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स कौन से हैं और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स कौन से हैं। तो इसी को पहले हमें जो बनाना है वो रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव को ये इस तरीके से हमें मॉडल अपना फ्रेम करना है, जिसमें जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप हमने कॉम्पिटेंस और जो लाइकेबिलिटी है दूसरा कंस्ट्रक्ट लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का उसके साथ, प्लस हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के साथ करते हैं। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट अगर हमारा फॉर्मेटिव होगा, फॉर्मेटिव का मतलब है कि जो कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी फॉर्म कर रहे हैं इस रेपुटेशन हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को, तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। कैसे करेंगे हम, यहाँ राइट क्लिक और एडिट सेटिंग। तो चूंकि फॉर्मेटिव है तो इसलिए यहाँ पे हमने मॉड बी लिख दिया, और रेफ्लेक्टिव होता है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट तो मॉड ए सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सिंपल कैलकुलेट करना है हमें, और पीएलएस एल्गोरिथम। अभी हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर रिलायबिलिटी वो आउटर लोडिंग के थ्रू हम चेक करेंगे। ये हमारा आउटर लोडिंग, तो जिसमें कॉम्पिटेंस एक है क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेंस का टू और कॉम्पिटेंस थ्री। तो ये तो तीन आइटम्स आ गए हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के। और दूसरा जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो है हमारा लाइक। तो एक इसका ये क्वेश्चन हो गया लाइक का, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास इंडिकेटर रिलायबिलिटी आ गई, आउटर लोडिंग आ गई। ये 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 0.708 से ज्यादा है। अब इसके बाद जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास क्रोनबाक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी। इसमें दोनों जो हमारे वो हैं जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, उनकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां देखिए तीनों में वैल्यू 0.7 से ज्यादा आ रही है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का भी कोई रिलेशन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम चेक करते हैं एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए, और इसकी जो वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ये भी हमारा ओके है। चौथे नंबर पे हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी देखिए ये हमने चेक की, तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो है एच टी एम टी रेशियो की 0.85 से कम है। एक बात और ध्यान देना है कि ये जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आया है ये रिपीटेड है। ये जो है वही कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी के आइटम्स को ही रिपीट कर रहा, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, अभी इसको अपने एनालिसिस में नहीं लेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये इसको हम अपने रिसर्च पेपर में उसमें नहीं ऐड करेंगे कि ये तीन चीजें ही हमें रिपोर्ट करना है। चलिए, इसके बाद जो है हम बूट स्ट्रैपिंग से चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट है सारी चीजें या नहीं। तो सिग्निफिकेंट हमारी चारों
चीजें होनी चाहिए लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की। पहला जो इंडिकेटर रिलायबिलिटी है वो सिग्निफिकेंट हो दोनों कंस्ट्रक्ट्स की। फिर उसके बाद जो है हमारे इंटरनल कंसिस्टेंसी क्रॉनबैक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, तीनों की जो है हम सिग्निफिकेंस चेक कर लेंगे कंस्ट्रक्ट्स की बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर रिलायबिलिटी है वो रिलायबल है इंडिकेटर्स दोनों क्वेश्चंस जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके। तो हमारे पास जो है एक तो ये कॉम्पिटेंस का है कंस्ट्रक्ट, दूसरा इसका जो क्वेश्चन है ये है, और तीसरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसी तरीके से हमने जो हमारा लाइकेबिलिटी के भी तीन क्वेश्चंस हैं, तो ये आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है, वैसे तो हमें पता चल रहा है 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सिग्निफिकेंस पी वैल्यू के थ्रू भी चेक कर ले। तो ये देखिए ये हमारा जो है पी वैल्यू 0.05 से कम है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरीके से दूसरे कंस्ट्रक्ट के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी हम देखेंगे कि सारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। तो ये देखिए ये भी हमारी पॉजिटिव आ रही है दोनों वैल्यू, ये भी पॉजिटिव आ गई, ये भी पॉजिटिव आ गई। इसी तरीके से हम जो है हमारे जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं लाइकेबिलिटी, इसकी भी हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू भी देखेंगे, तो उसमें भी ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही। ठीक है, तो ये भी देखिए पॉजिटिव आ गई, और तीसरा जो आइटम है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। तो ये तो इसी तरीके से हम अपने जो लाइकेबिलिटी का वो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इंडिकेटर रिलायबल्स हैं जो भी हमने लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए है। इसके बाद जो है हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी क्रॉनबैक अल्फा के थ्रू चेक करना अपने दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं। ये देखिए कि क्या पी वैल्यू इनके सिग्निफिकेंट है, यस। दोनों कंस्ट्रक्ट की वैल्यू पी वैल्यू 0.05 से कम है। चलिए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में भी दोनों वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू भी देख सकते हैं, तो ये भी हमारी सिग्निफिकेंट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी की देखें कि क्या इसकी पी वैल्यू दोनों कंस्ट्रक्ट की 0.05 से कम है, यस, दोनों कम है, कोई इशू नहीं है। फिर दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं, तो वो भी हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड के थ्रू जो है ये भी दोनों वैल्यूज लोअर लिमिट और अपर लिमिट की पॉजिटिव आ रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर एक माइनस और एक प्लस आ जाए तब हम कहेंगे सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बाद जो है हम बाइस करेक्टेड मेथड के थ्रू देखेंगे, तो ये भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं ये कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए के साथ। रो ए में दोनों जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स है इसकी पी वैल्यू देखिए, दोनों के दोनों इसमें भी हमारे सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं, पी वैल्यू 0.05 से कम है। फिर इसके साथ जो है हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू भी हम चेक करते हैं, तो इसमें भी हमारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई इशू नहीं है। तीसरा जो है वो है हमारा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो वो हम एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड कि दोनों जो कंस्ट्रक्ट हैं उनकी एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड क्या 0.05 से ज्यादा है ज्यादा, और दोनों सिग्निफिकेंट भी है, तो ये पी वैल्यू ने बता दिया। कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी देखिए हमें पता चल गया कि दोनों के दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, और बाइस करेक्टेड मेथड से भी पता चल गया दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद चौथा जो है वो है एच टी एम टी रेशियो। क्या एच टी एम टी रेशियो की वैल्यू ये यही लेंगे यहाँ तक, केवल ये वाली वैल्यू है ना, ये हायर ऑर्डर वाले को नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देखे हैं हमने कि सारी की सारी वैल्यू वो है पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है।
अब इसे हमें रिसर्च पेपर में कैसे रिपोर्ट करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो मॉडल है हमारा, इस मॉडल से हमने सबसे पहले लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की इंडिकेटर रिलायबिलिटी को चेक किया। इंडिकेटर रिलायबिलिटी जो है हमारी, दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके जो आइटम्स हैं उनकी जो वैल्यू है 0.708, सारी वैल्यू जो है ये ग्रेटर है 0.708 से। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये सिग्निफिकेंट है सारी की सारी वैल्यू या नहीं, तो ये हम जो है बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू, ये रिजल्ट तो हमको पीएलएस एल्गोरिथम से मिल जाते हैं। बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली सिग्निफिकेंट लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ छह के छह जो आइटम्स हैं हमारे, इन सबकी जो पी वैल्यू है 0.05 से कम है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल और बाइस करेक्टेड में भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, कहीं भी जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, तो सिग्निफिकेंट है। और ये हमने इसको रिपोर्ट कर दिया कि सारी वैल्यू जो है 0.708 से ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है रिलायबिलिटी, इंडिकेटर रिलायबिलिटी का। अब हम चेक करते हैं इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी में जो तीनों चीजें हैं, क्रॉनबॉक, अल्फा, रो ए एंड रो सी, इन सभी की वैल्यू जो है 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू 0.7 से ज्यादा है। और अब ये जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं, बेसिकली हम दो ही कंस्ट्रक्ट को, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और इसी को रिपोर्ट करेंगे पेपर में। हालांकि हमने यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है रेपुटेशन का, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हम इसका जो वैलिडिटी निकालेंगे वो हम निकालेंगे उसमें अपने जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी के लिए। इसी तरीके से जो क्रॉनबॉक अल्फा है, क्या वो सिग्निफिकेंट है? यस, दोनों का सिग्निफिकेंट है। दोनों जो हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, पी वैल्यू 0.05 से कम आ रहा है, और जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में भी जो दोनों लिमिट आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। इसके बाद जो है हम कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, तो यहाँ भी हमने अपने जो दोनों कंस्ट्रक्ट्स है उनकी वैल्यू निकाल लिया, और वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर आ गई है पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गया। फिर अब हम चलते हैं एवरेज, ये ऐसे ही कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये भी हमारी दोनों लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की 0.05 से कम है, कोई इशू नहीं है। ये हमने रिपोर्ट कर दिया कि क्रॉनबॉक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, सभी की वैल्यू जो है जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.7 उससे ज्यादा है, और बूट स्ट्रैपिंग से भी रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स दोनों को इनकी हमने वैल्यू चेक की, तो ये भी हमारे 0.5 से ज्यादा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दोनों कंस्ट्रक्ट की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, एवीई की वैल्यू। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो ये देखिए हमने सिग्निफिकेंट दोनों का चेक कर लिया, इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे हम केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। हालांकि हमने रेपुटेशन का एचओसी का लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, रिपोर्ट हमको केवल दो ही करनी है। इसी तरीके से जो है देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, दोनों जो है वो 0.5 से वैल्यू ज्यादा है, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी देखिए, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में भी सारी जो वैल्यू है वो हमारी 0.85 से, एचटीएमटी रेशियो में 0.85 से कम है, तो कोई इशू डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का नहीं है। और इसको हमने बूट स्ट्रैपिंग से भी सिग्निफिकेंस चेक कर लिया। ये सारी वैल्यू जो है यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और जो है बाइस करेक्टेड, दोनों से जो है हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, कोई डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी कोई इश्यू नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी निकालनी है। पहले तो जो ये जो मॉडल है इसमें तीन चीजें हम निकालेंगे, क्योंकि जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं, किसको फॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे इसको कहना चाहिए फॉर्मेटिव जो कंस्ट्रक्ट है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, तो उसकी हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू।
फिर कोलिनेटिव उन इंडिकेटर्स की, अब उनको दोनों जो कंस्ट्रक्शन लोअर ऑर्डर उनको इंडिकेटर की तरह ट्रीट करेंगे कि वो इंडिकेटर है, और फिर उनके आउटर वेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तीनों चीजों के मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ। और यहाँ जो एक रिसर्च पेपर है जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ, तो इसमें हमने जो लिया है, क्योंकि हमें इस पेपर से ये नहीं मिल पाया है कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के जो आइटम्स हैं वो कौन से हैं, तो हमने जो रिपीटेड इंडिकेटर वाले जो हैं 6 आइटम्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेपुटेशन एंड इट 6 इंडिकेटर जो है, इन्हीं को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। इस रिसर्च पेपर को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चूंकि मेरे पास उसके इंडिकेटर्स नहीं है, तो मैंने इनको 6 इंडिकेटर्स को मान के कि ये फॉर्म कर रहे हैं हमारे जो है इसको हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को, रेपुटेशन को, तो वही मैंने इसमें लिया है। और वैसे अच्छा ये होगा कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के अगर हमें जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है वो मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मेरे रिजल्ट थोड़े से इनसे डिफर आएंगे, क्योंकि मैंने जो है वो 6 जो आइटम्स है दोनों लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए है। ठीक है, बाकी स्टेप वही फॉलो करने पड़ेंगे सेम, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो अब हम जो है ये तीनों चीजें चेक करेंगे। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए देखिए हम क्या करेंगे, वापस जाके ये रिडंडेंसी एनालिसिस ये मैंने यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये जो 6 हमारे पास आइटम्स हैं, 3 आइटम कॉम्पिटेंस के, 3 लाइकेबिलिटी के, ये फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को। लेकिन आप जो है थ्योरेटिकली जो जस्टिफाई हो वही आइटम लिटरेचर से आइडेंटिफाई करिए, उस हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट आप जरूर आइडेंटिफाई करिए, और इसके साथ साथ ग्लोबल आइटम भी, तभी आप उस का जो है एनालिसिस कर पाएंगे सही से, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बूट स्ट्रैपिंग कर रहा हूँ। बूट स्ट्रैपिंग से मेरे पास जो रिजल्ट आ गया कन्वर्जेंट वैलिडिटी का, ये देखिए 0.90। ये पॉइंट, इनका जो कॉरलेशन है बेसिकली ये 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 0.901 है, और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं पी वैल्यू ये सिग्निफिकेंट भी है, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई ऐसा इश्यू इसमें नहीं है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारा मॉडल है, इनको अब हम क्या ट्रीट करेंगे, दोनों कंस्ट्रक्ट को आइटम की तरह, ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं, इनकी जो आउटर वेट है, पहले तो कोलिनिटी इसकी चेक कर लेंगे कि क्या ये कोलिनिटी का कोई इशू तो नहीं है इनमें दोनों में। तो कोलिनिटी के लिए हम पीएलएस एल्गोरिथम करते हैं। तो यहाँ जो कोलिनिटी के रिजल्ट्स आए इसमें देखिए आप, क्वालिटी क्राइटेरिया में और ये इनर मॉडल में इसको ले लेता हूं। ठीक है ना, तो इनर मॉडल में जो मेरे पास आए हैं कॉम्पिटेंस का 2.69। ठीक है, 2.69, ये मैं अभी आपको वैल्यू, एक मिनट, 2.69 है ये कंस्ट्रक्ट, लेकिन इसके लिए हम इनको आइटम की तरह ट्रीट करेंगे। तो इन दोनों की जो कोलिनिरिटी है, वो वीआईएफ की वैल्यू वो 3 से कम है, तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। अच्छा, अब कोलिनिटी के बाद हम जो करते हैं फिर टोटल इफेक्ट हम चेक करेंगे कि ये जो टोटल इफेक्ट है, ये देखिए टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट कहां पर जा रहा है, ये कॉम्पिटेंस का, ये जो हम देखेंगे टोटल इफेक्ट, जो जो आउटर वेट है, एक तो कॉम्पिटेंस का इतना है 0.117, और दूसरा लाइकेबिलिटी का है ये पॉइंट, ये 0.852। ठीक, अब इसके बाद हम बूट स्ट्रैपिंग करेंगे। तो ये बूट स्ट्रैपिंग आ गया। बूट स्ट्रैपिंग से हमें जो है, एक तो जो कोलिनियरिटी वाला तो इश्यू कोई है ही नहीं, वो 3 से कम है। दूसरा अब हमें देखना है इसका जो टोटल इफेक्ट है, आउटर वेट, आउटर वेट हमें चेक करना है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं।
ठीक है, अब देखिए मैं रिजल्ट्स आपको शो कर देता हूं। यहाँ जो मेरे पास रिजल्ट है, इसमें हम जो देखेंगे कि दोनों के दोनों जो रिजल्ट्स हैं, पहले मैं इसको शो कर दूं आपको, जो पीपीटी है। तो देखिए ये तो जो सिग्निफिकेंस एंड आउटर वेट, तो पहले हमने इसमें कोलिनिटी देख लिया, कोलिनिटी का कोई इशू नहीं है। और उससे पहले हमने देखा था रिडंडेंसी एनालिसिस, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कोलिनिटी का कोई इश्यू नहीं है। अब तीसरा जो था हमारा आउटर वेट। अब ये आउटर वेट है कॉम्पिटेंस का 0.177 और इसका 0.85। ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमने जो है बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू चेक कर लिया। तो इसकी तो वैल्यू, ये तो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। और इसमें देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, और इसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रही है। दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्ट है वो हमारा सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, आउटर वेट। तो तीन चीजें ही हम इसमें रिपोर्ट करते हैं। अब इसके जो आउटपुट है वो हम इसमें शो कर देते हैं। तो देखिए पहला तो हमारा था कन्वर्जेंट वैलिडिटी, वो तो हमने फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट और ग्लोबल आइटम को लेकर रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू कर लिया। दूसरा कोलिनिटी की हम बात कर रहे थे, तो दोनों की जो कोलिनिटी थी वो कम थी। और तीसरा जो था हमारा जो आउटर वेट है, बेसिकली ये पाथ कोफिशिएंट ही हम ले लें आउटर वेट। तो यहाँ जो है कॉम्पिटेंस एंड ये देखिए, ये इसी की हम पी वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये सिग्निफिकेंट है हमारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, और ये रेड साइन भी शो कर रहा है। दूसरा जो है लाइकेबिलिटी, ये 0.85। ठीक है, ये हमारा जो है सिग्निफिकेंट है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसमें देखिए एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं, जीरो इंक्लूड हो गया है बूट स्ट्रैपिंग में, जब लोअर और अपर लिमिट की जो वैल्यूज है। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में देखिए ये भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। और लाइकेबिलिटी का भी हम इसमें चेक कर लेंगे, ये देखिए दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी चेक कर लें, लाइकेबिलिटी, लाइकेबिलिटी और रेपुटेशन का, ये देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही। ठीक है, तो आउटर वेट सिग्निफिकेंट है हमारे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो है हमारा, वो है स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप। स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। देखिए फिर से मैं इसको पीएलएस एल्गोरिथम कर रहा हूं। जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं वो कोलिनिटी उन कंस्ट्रक्ट्स में नहीं होनी चाहिए, जो हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो ये मैंने क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर ये कोलिनिटी स्टेटिस्टिक्स है, इसमें हम केवल इनर मॉडल की ही बात करेंगे। तो हमारे पास एक तो एट्रीब्यूट अट्रैक्ट वो ये जो है अट्रैक्टिवनेस, परफॉर्मेंस, और ये देखिए ये आ गया अट्रैक्टिवनेस, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। दूसरा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सारे के सारे 5 से कम है। वैसे अगर 3 से कम होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन एक ये वाला क्वालिटी वाला थोड़ा सा इसमें ज्यादा जा रहा है। लेकिन कट ऑफ वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 से कम होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप स्ट्रक्चरल मॉडल में। फिर जो टोटल इफेक्ट, अब टोटल इफेक्ट हम चेक करेंगे कि क्या टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। टोटल इफेक्ट किसका देखेंगे, पहले एट्रीब्यूट, ये अट्रैक्टिवनेस का, ये आ रहा है 0.156। दूसरा का रहा है ये जो है 0.177। तीसरा जो है 0.134 और 0.438। ठीक है, ये हमारा जो टोटल इफेक्ट है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट है रिजल्ट्स या नहीं, वो बूट स्ट्रैपिंग से हम चेक करेंगे।
फिर इसी के साथ साथ हम आर स्क्वायर, तीसरा जो है एक्सप्लेनेटरी पावर जो है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ हमने अपने जो दोनों एंडोजीनियस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी और प्लस ये जो है हमारा रेपुटेशन, है ना। तो इसमें हमने देखा है कि ये मोर और लेस 1 के बराबर है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का। क्यों? क्योंकि लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट ने पूरा का पूरा वेरी कर दिया, तो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट को वेरी करने का इसमें स्कोप ही नहीं बचा है। ठीक है। और फिर इसमें एफ स्क्वायर भी हम चेक करेंगे। ये देखिए एफ स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों, ये भी सिग्निफिकेंट लग रही हैं, लेकिन वो पता चलेगा हमें बूट स्ट्रैपिंग से। तो अब हमें क्या करना है, बूट स्ट्रैपिंग करेंगे और फिर इसके बाद पीएलएस प्रिडिक्ट क्यू स्क्वायर की प्रिडिक्टिव रिलेशंस चेक करने के लिए। अब मैं बूट स्ट्रैपिंग कर रहा हूं, तो बूट स्ट्रैपिंग के बाद जो है मैं तीन चीजें यहां पर करूंगा। एक तो कोलिनिटी, वो तो हो गया, वीआईएफ वैल्यू 5 से कम है। दूसरा जो है इसमें जो आउटर वेट, वो जो है ये जो पाथ कोफिशिएंट है एक्सोजीनियस और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के बीच में, इनको हम चेक करेंगे। ठीक है, कि टोटल इफेक्ट इनका सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं। और फिर तीसरा जो है इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट जो है अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिवनेस का, ये आ गया आपका रेपुटेशन के ऊपर टोटल इफेक्ट। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? यस, सिग्निफिकेंट है। दूसरा है कंस्ट्रक्ट हमारे पास कस्टमर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यस, ये आ गया। इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 0.177। क्या ये सिग्निफिकेंट है? यस, ये भी सिग्निफिकेंट है। तीसरा जो कंस्ट्रक्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को भी देख लें, ये हमारा है 0.134, ये भी सिग्निफिकेंट है हमारा। और फिर है क्वालिटी। तो क्वालिटी का जो है, यस, ये क्वालिटी का 0.432 है, और ये भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब चारों के चारों का सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, पीएलएस, चलिए आर स्क्वायर का और देख लें कि वो सिग्निफिकेंट है हमारी वैल्यूज या नहीं। तो ये देखिए, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, और एक ये हमारा एंडोजीनस कंस्ट्रक्ट है हायर ऑर्डर। ठीक। तो ये देखिए सारी की सारी वैल्यू जो है ये सिग्निफिकेंट आ रही है तीनों की, तो कोई इशू नहीं है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड मेथड के थ्रू भी आप चेक कर लीजिए, ये भी हमारी दोनों पॉजिटिव आ रही है। अब एफ स्क्वायर को देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो एफ स्क्वायर का जो है एचओसी का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी, ये देखिए दोनों का, ये वाली जो दोनों वैल्यू, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? यस, दोनों के दोनों इफेक्ट साइज भी सिग्निफिकेंट है ना। तो एक तो हम मीडियम कह सकते हैं और इसको जो है हाई इफेक्ट कह सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना, पीएलएस प्रिडिक्ट, प्रिडिक्टिविटी रिलीवेंस चेक करने के लिए, तो वो हम पीएलएस प्रिडिक्ट करेंगे। और पीएलएस प्रिडिक्ट से स्टार्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद ये एमवी प्रिडिक्शन समरी आ गई। तो ये हमारे जो है बेसिकली ये तीन जो टारगेट कंस्ट्रक्ट है, इनके इंडिकेटर्स को ही हम चेक करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई है क्यू स्क्वायर की तीनों की, प्लस ये पीएलएस एसईएम, पीएलएसएम, आरएमएससी की वैल्यू जो है, ये हमारी लीनियर रिग्रेशन मॉडल आरएमएससी से रूट मीन स्क्वायर एरर से कम होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यू कम है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। अब इसको हमें रिपोर्ट क्या करना है, कैसे रिपोर्टिंग करें हम, ये अब हम देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट में, तो हमने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कर दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो कोलिनिटी हमें चेक करना है। कोलिनिटी का ऐसा कोई इशू नहीं था, क्योंकि सारी वैल्यू जो है 5 से कम है, तो कोई ऐसा इशू क्वालिटी का नहीं है। सेकंड में हमें क्या करना है कि जो इनकी ये जो आउटर वेट है, आउटर वेट, सॉरी, जो टोटल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट हम देखेंगे
एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के पास जो ग्रीन आप देख रहे हैं, तो ये हमारे आ गए हैं। और बाकी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ 0.552 और 0.625 कस्टमर लॉयल्टी के साथ। अब ये सिग्निफिकेंट है हमारे टोटल इफेक्ट या नहीं, तो ये हमारा सारी जो पी वैल्यूज है इनसे हमें पता चल रहा है कि सबकी वैल्यू 0.05 से कम है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट और जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये हमने लिख दिया कि क्वालिटी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है रेपुटेशन पर, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पर। इसी तरीके से रेपुटेशन का कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर सबसे ज्यादा, ये रिजल्ट रिपोर्ट कर दिया। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेटरी पावर, जो आर स्क्वायर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर, ये जो रेपुटेशन है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, इनका आर स्क्वायर भी ठीक है। और ये तीनों की तीनों कंस्ट्रक्ट का वैल्यू सिग्निफिकेंट भी है, आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर इसके बाद इफेक्ट साइज भी हमने बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू चेक किया, तो ये इफेक्ट साइज भी दोनों का जो है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी के लिए सिग्निफिकेंट आ रहा है, क्योंकि पी वैल्यू जो है हमारी 0.05 से कम है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड से भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पीएलएस, ये एक्सप्लेनेटरी पावर को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद प्रिडिक्टिव पावर के लिए हमने चेक किया, तो ये जो वैल्यूज हैं हमारी, ये इससे कम होनी चाहिए लीनियर रिग्रेशन। तो ये तीनों की तीनों जो वैल्यू है वो हमारी इनकी कम है, तो मॉडल का प्रिडिक्टिविटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। मॉडल में प्रिडिक्टिविटी है, प्रिडिक्ट कर रहा है। और ये कोफिशिएंट भी इसमें हम देख रहे हैं, देखिए ये वैल्यू भी हमारी मीडियम है, ठीक है। और ये इसको हम इस तरीके से यहाँ इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। और इसके बाद ये रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, और इस बुक को हम पढ़ेंगे तो इसमें से काफी आइडिया मिलेगा। ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, और एक एडवांस इश्यूज इन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। और ये रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है, तो ये इसको भी हम पढ़ सकते हैं आगे डिटेल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।